हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग D2+B TGT सोशल साइंस के लिए D2+B द्वारा कराए गए TGT SST के जितने भी PYQ हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग 2018 के PYQ को डिस्कस कर रहे हैं और ये आने वाले D2+B TGT SST के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें पहला है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार 1884 में होता है, लेकिन किस पुस्तक में होता है। तो ये होता है इंग्लैंड में 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान। ये बुक है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बुक याद रखिएगा। 1840 में हाइड्रोलिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये हो जाएंगे विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग। हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। सर जॉर्ज केली ये वायुगतिकी मतलब कि एरोडायनामिक्स के आविष्कारक थे। पहला बिल्कुल करेक्ट है। जॉर्ज केली ने 1853 में अपना पहला यात्री वाहक ग्लाइडर भी बनाया था। ये भी करेक्ट है। थर्ड करेक्ट कि फ्रांसीसी जीन मैरी ले ब्रिज ने 1856 में अश्वचालित ग्लाइडर वाली पहली चालक उड़ान बनाई थी। तो इसका तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि अमेरिकी क्लेमेंट एडर ने एक ग्लाइडर में एक नियंत्रित उड़ान बनाई थी। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी करेक्ट है। तो यदि हम बात करें क्लेमेंट एडर की, तो ये एक फ्रांसीसी आविष्कारक तथा इंजीनियर थे और इन्हें मुख्य रूप से उड्डयन प्रणाली में अग्रणी कार्य के लिए जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक ग्लाइडर में नियंत्रित उड़ान बनाई थी और इन्होंने हल्के भाप इंजन से संचालित एडर ईओल नामक मशीन का निर्माण किया था और 1890 में उसे पहली बार उड़ाने का भी प्रयास किया जाता है। 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो शेयर बाजार में तीव्र गिरावट आती है अक्टूबर 1929 में। तो इसका सिर्फ सी करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 में महामंदी से उबरने के लिए किसके रूप में जाना जाने वाला सुधार कार्यक्रम शुरू किया था। तो वो हो जाएगा न्यू डील। यूएसए के किस राष्ट्रपति ने अधिक गेहूं बोए तथा अधिक युद्ध जीत जाएगा का नारा दिया था। तो ये हो जाएंगे वुड्रो विल्सन और ये अमेरिका के 28 नंबर के राष्ट्रपति थे। किसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगा। तो ये हो जाएगा लुई 15वां। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के संबंध में कौन सा गलत है। फ्रांस को राजा की निजी संपत्ति माना गया था। पहला तो करेक्ट है, जो टाइद था, कर था, ठीक है, इसका प्रसार किया जाता है। ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि पहली और दूसरी संपदा पर कर का बोझ था। तो इसका तीसरा गलत है क्योंकि पहली और दूसरी नहीं, ये थर्ड स्टेट्स पर था। और फोर्थ कह रहा है कि आर्थिक सुधारों की विफलता, ये भी फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में से एक है। फ्रांसीसी क्रांति के मोड़ों में से एक कब वर्साय की ओर महिला मार्च रहा है। तो ये हो जाएगा 5 to 6 अक्टूबर 1789। किंग लुइस 16वां कब निष्पादित किया गया था। तो ये किया गया था 21 जनवरी 1793 को, जिसे हम द लास्ट के रूप में भी जानते हैं। और ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो राजशाही था उसके पतन से पहले फ्रांस के अंतिम राजा थे। लॉर्ड कैनिंग के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का एक्ट के बारे में कौन सा सही है। तो इसमें जहां भी आदेश दिया गया था सभी रंग रूटों को मार्च करना था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट। 1857 के विद्रोह की विफलता का कौन सा एक कारण था। तो इसमें पहला कारण था कि नेता कार्रवाई की एकता विकसित करने में नाकामयाब थे, लोकप्रिय समर्थन की भी कमी थी, साथ ही भारतीय शासकों की उदासीनता। इसके सभी करेक्ट होंगे। एक दिलचस्प प्रकरण जो गैर भारतीय उद्यमों में काम कर रहे श्रमिकों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण को प्रकाशित करता है। GIP रेलवे पर 1899 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रेलवे के 800 से अधिक सिग्नलर हड़ताल पर गए थे। तो पहला करेक्ट है। भारतीय मजदूर वर्ग के किसी भी वर्ग द्वारा यह पहली संगठित हड़ताल थी। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका ने हड़ताल का गर्मजोशी से समर्थन किया था। तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि हड़ताल 2 साल के लंबे आंदोलन और मांगों के
एक चार्टर और एक अल्टीमेटम की प्रस्तुति से पहले हुई थी। तो इसका डी भी सही है, इसका सिर्फ सी गलत है, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका ने हड़ताल का समर्थन नहीं किया था, जबकि मराठा तथा केसरी, ये तिलक का समाचार पत्र था, इसने इस हड़ताल का समर्थन किया था। नेक्स्ट है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के बारे में कौन सा सही है। तो 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो 1906 का सेशन था यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था और दादा भाई नौरोजी इस सत्र के अध्यक्ष भी थे। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके या फिर कॉलोनियों की तरह स्वराज्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस सेशन में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उनकी तरह ही इन्होंने स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य भी बताया था। नेक्स्ट है आंदोलन और संघर्ष की तकनीकी के कई नए रूप अब स्वदेशी आंदोलन में लोकप्रिय स्तर पर उभरने लगे। तो इसके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो आंदोलन था उसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित करके जो राजनीतिक आज़ादी थी उसे हासिल की जाना चाहिए था। तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जो शाही सामान थे उनके बहिष्कार का विस्तार किया जाना चाहिए था और असहयोग तथा निष्क्रिय प्रतिरोध का एक व्यापक पैमाने पर आंदोलन भी हुआ था। तो इसके सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया जाता है 1905 में। जो 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है उसी के विरोध में चलाया जाता है स्वदेशी मूवमेंट। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जो अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय ये स्वदेशी मूवमेंट के प्रमुख उद्घोषक थे। नेक्स्ट है चापेकर बंधु या चापेकर ब्रदर्स पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। तो उन्होंने की थी WC रेन एंड LT एरेस्ट की हत्या। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनकी शुरुआत होती है 1897 में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में और 1897 में ही पूना में प्लेग फैलता है और इसी दौरान जो प्लेग कमिश्नर होता है WC रैंड तथा लॉर्ड एमहर्स्ट इसने बड़े अमानवीय तरीके से इसकी रोकथाम की थी। किसकी? प्लेग की। ये प्लेग कमिश्नर था उस टाइम पे। इसलिए क्या हुआ, भारतीय असंतुष्ट हो गए और तब चापेकर बंधु कौन कौन से, दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर, ये ऐसे पहले क्रांतिकारी हुए जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी। 20वीं शताब्दी के दौरान जो औपनिवेशिक भारत था उसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट समूहों के बारे में कौन सा एक गलत है। तो बम्बई में A.S.A. डांगे ने एक पुस्तिका गांधी और लेनिन प्रकाशित की और पहला सोशलिस्ट साप्ताहिक द सोशलिस्ट शुरू किया था। तो पहला तो करेक्ट है इसमें। दूसरा कह रहा है कि बंगाल में क्या हुआ कि मुजफ्फर अहमद ने नव युग की शुरुआत की और बाद में कवि नजरुल इस्लाम की सहायता से लैंगल की स्थापना की थी। तो इसका दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि पंजाब में अहमद अली और अन्य ने इंकलाब प्रकाशित किया था। तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। यदि हम फोर्थ की बात करें तो कह रहा है जो मद्रास था उसमें M. सिंगरा वेलू ने श्रम किसान राजपत्र की स्थापना की थी। तो इसका 4 भी सही है। इसका केवल गलत है ऑप्शन सी, क्योंकि लाहौर से गुलाम हुसैन के द्वारा इंकलाब प्रकाशित किया जाता है, ना कि पंजाब से। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा एक गलत है, मतलब कि सही नहीं है। पहला कह रहा है कि जो पार्टी का तत्काल उद्देश्य था, मतलब कि इमीडिएट पर्पज क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। यदि बाकियों की बात करें तो स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी के रूप में वर्णित किया गया था। तो दूसरा करेक्ट है इसमें। थर्ड कह रहा है कि पार्टी ने क्या किया कि निजी संपत्ति के सिद्धांतों का प्रचार किया था और स्वराज पार्टी ने जाति सद्भाव तथा श्रम और पूंजी के हितों की पहचान का भी समर्थन किया था। तो इसके बाकी सभी सही है, सिर्फ ऑप्शन एक गलत है। स्वराज पार्टी का गठन होता 1923 में। परिवर्तनवादियों कौन कौन, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कहाँ होता है, इलाहाबाद में। और CR दास इसके अध्यक्ष होते हैं, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव होते हैं। और 1923 में जो विधानमंडल का चुनाव होता है इसमें स्वराज्यों ने केंद्रीय विधानमंडल की 101 में से 42 मतलब 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र उन चरमपंथियों के अग्रदूत थे जिन्हें नरमपंथियों की नीति में कोई विश्वास नहीं था। तो बंकिम चंद्र के बारे में क्या गलत है।
बंकिम चंद्र की बात करें तो वह महाभारत की ओर मुड़ गए, क्योंकि राम मोहन एक बार फिर भगवत गीता से उपनिषदों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया था। तो पहला तो लेकिन इसमें सही है। बंकिम चंद्र की बात करें तो उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक संयुक्त भारत की कल्पना की, जिन्होंने बुराई को नष्ट करने के बाद धर्मराज की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है, और इसमें गलत ही पूछा था। जो आतंकवादी राष्ट्रवादी थे, इन्होंने धर्म राज्य पर बंकिम के जोर से अपना संकेत लिया था, करेक्ट है। उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करने के लिए आनंद मठ की रचना की थी, बिल्कुल सही है ये। बंकिम चंद्र की ग्रंथ याद रखिएगा, पूछी जाती है तो इनमें हो जाएंगे दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी। आनंद मठ तो सबको याद रहता है, इसमें दुर्गेश नंदिनी तथा देवी चौधरानी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा प्रावधान गलत है, मतलब कि सही नहीं है। तो इसने भारत से बर्मा को अलग किया था 1935 ने, बिल्कुल करेक्ट है। सिंध और उत्तर पूर्वी जो फ्रंटियर प्रांत था उनको प्रांतों की स्थिति दी थी, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। और इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल जो होते हैं वो प्रांत के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसका सिर्फ गलत है ऑप्शन बी। यदि हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इसका वर्तमान जो भारतीय संविधान है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, केंद्र में द्वैध शासन लगता है और प्रांतीय स्वायत्तता होती है। फिर उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। विधानमंडल में महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थान है उनका प्रावधान इसी एक्ट के तहत होता है। क्षेत्रीय बंटवारा, मतलब कि भारत से बर्मा को अलग किया जाता है, और राज्यपाल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के तौर पर नियुक्ति भी दी जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत के रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है कि यह असहयोग और खिलाफत आंदोलन का असर था कि राज्य के लोगों के कई स्थानीय संगठन अस्तित्व में आए थे, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ राज्य जिनमें प्रजामंडल या राज्यों के जन सम्मेलन आयोजित किए गए थे, मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, काठियावाड़ राज्य, दक्कन क्षेत्र, जामनगर, इंदौर तथा नौनगर थे, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि अखिल भारतीय राज्यों के जनवादी सम्मेलन, इसके आयोजन के साथ ही दिसंबर 1926 में यह प्रक्रिया सामने आती है, तो ये गलत है क्योंकि ये 1927 होगा। एंड फोर्थ कह रहा है कि मुख्य रूप से इस पहल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता, माणिक्यलाल कोठारी तथा GR अभ्यकर। निम्नलिखित में से कौन सा 1917 में रूसी क्रांति का एक कारण नहीं था। तो चीन से जो रूस की हार हो जाती है ये एक कारण नहीं था रूसी क्रांति के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि बाकियों की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रवेश, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन और रूस के द्वारा जो यूरोपीय संघर्ष थे, इसमें विशेष रूप से बाल्कन में जो खेली गई भूमिका थी, ये तीनों ही रूसी क्रांति के कारणों में से शामिल थे। लेकिन चीन से रूस की हार ये रूसी क्रांति का कारण नहीं था। 1917 में रूस की फरवरी क्रांति की कौन सी घटना सही थी। तो इस पे क्या हुआ कि मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं और राजधानी में हंगर मार्च होता है तथा जार ने गोलीबारी के लिए आदेश दिया था और सैनिकों ने गोलीबारी के आदेशों का पालन करने से मना किया और रेड फ्लैग के ध्वजारोहण में क्रांतिकारियों से मिल गए थे। तो इसके सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 मार्च 1917 को एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसने की थी। तो ये हो जाएंगे ड्यूमा। तो 15 मार्च 1917 को एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा ड्यूमा ने किया था। फरवरी क्रांति के दौरान ही 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त किया था और क्रांति के बाद जार ने क्या किया, 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ी और उसके बाद जो सोवियत और ड्यूमा के नेता थे उन्होंने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट है रूस में अक्टूबर क्रांति के प्रभाव के बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि जो बड़े भूस्वामियों और पूंजीपतियों की भूमिका और संपत्ति को जब्त करके गरीब किसानों में वितरित कर दी गई थी। तो पहला तो करेक्ट है अक्टूबर क्रांति के बारे में। सेकंड कह रहा है कि सरकार ने कारखानों का अधिग्रहण किया और उन्हें चलाया, नहीं, इसका ऑप्शन बी ही गलत है। क्रांति के विरोध को रोकने के लिए रेड आर्मी बनाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और 1921 में देश की अर्थव्यवस्था सारवादी शासन की तुलना में बेहतर नहीं थी, तो इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इसका सिर्फ गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि सरकार ने पूर्ण रूप से कारखानों का अधिग्रहण नहीं किया था। नेक्स्ट है मार्क्स और एंगल्स के लिए समाज को समझने के लिए
मूल प्रारंभिक बिंदु कौन से हैं जिसमें यह विकसित होता है, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। तो पहला कह रहा है कि जो बुर्जुआ सर्वहारा था उनके शोषण से रहने वाला राजनीतिक वर्ग है, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है, क्योंकि जो बुर्जुआ सर्वहारा है इसके शोषण से रहने वाला सामाजिक वर्ग है, ना कि राजनीतिक। तो इसका दूसरा सही है। बुर्जुआ मुख्य रूप से पूंजी वर्ग भी है, तो इसका तीसरा भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। नेक्स्ट है मानव इतिहास में नाजीवाद सबसे क्रूर चरण था, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह आर्य जाति की नस्लीय शुद्धता और सर्वोच्चता में विश्वास करते थे, पहला बिल्कुल सही है। इसने अधिकांश शेष मानवता को उपमानव माना जो कि विलुप्त होने या कम से कम गुलाम होने योग्य है, तो दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि इन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को एक विशाल दास शिविर में बदलने की कोशिश की थी, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। एंड फोर्थ कह रहा है कि नाजीवाद द्वारा किए गए आक्रामकों ने द्वितीय विश्व युद्ध का नेतृत्व किया था, बिल्कुल करेक्ट है, डी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है किसने कहा कि हमारे विरोधी छोटे कीड़े हैं, मैंने उन्हें म्यूनिख में देखा था। म्यूनिख कहाँ पे है, जर्मनी में है, तो ये हो जाएंगे, ये कहा था हिटलर ने। नेक्स्ट है इटली में फासीवाद की स्थापना के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो 1922 के अंत तक इटली के राजा विक्टोरिया इमैनुअल थर्ड को बढ़ते राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा था, बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा था कि किसी मौजूदा पार्टी के नेता के पास नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं था, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि फासिस्टों ने मुसोलिनी को सत्ता में लाने के लिए तेजी से देश पर दबाव डाला और पूरे इटली से नागरिकों के बड़े पैमाने पर मार्च शुरू किए, तो इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है बेनिटो मुसोलिनी ने कब एबिसीनिया मतलब कि जो आज का इथियोपिया है उस पर हमला किया था, तो ये किया था 1935 में। 1935 में जो भारत में आता है भारत शासन अधिनियम, बेनिटो मुसोलिनी ने 1935 में क्या किया, एबिसीनिया मतलब कि इथियोपिया पर हमला किया, और ऐसा माना जाता है कि यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही घटनाओं का सिलसिला ये शुरू हो जाता है। इसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो थे वो वर्साई की संधि कब 1919 में पड़ चुके थे, तो ये ट्रीटी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जर्मनी के साथ जो शांति संधि तैयार करने के लिए 18 जनवरी 1919 को मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन होता है पेरिस में। शांति सम्मेलन के बारे में कौन सा सही नहीं है। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसी का आधिपत्य था, पहला बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि विल्सन ने घोषणा की थी कि कोई सम्मेलन नहीं होगा, कोई योगदान नहीं, कोई दंडनीय क्षति नहीं होगी, बिल्कुल सही है। ये घोषणा भी की जाती है विल्सन के द्वारा और संबंधित जो लोग थे उनके द्वारा मुक्ति स्वीकृति किसी भी निपटारे का आधार होगी, थर्ड भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि सहयोगी शक्तियों के साथ सम्मेलन में जर्मनी और अन्य केंद्रीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में क्यों प्रवेश किया था, क्योंकि जर्मन पनडुब्बी ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया था, इसीलिए। पूरे पश्चिमी यूरोप को मतलब कि वेस्टर्न यूरोप को लगभग जीतने के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और ब्रिटेन की लड़ाई के बारे में कौन सा सही है। इस योजना को सी लॉयन का कोड नाम दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटेन पर आक्रमण केवल तभी संभव था यदि जर्मनी जो अंग्रेजी चैनल था यानी कि जो इंग्लिश चैनल था उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सके, तो दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच जो हवाई लड़ाई थी वो ब्रिटेन की लड़ाई के रूप में जानी जाती है, तो इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। सोवियत जर्मन और गैर आक्रमण समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हुए थे 23 अगस्त 1939 को। कब, 23 अगस्त 1939 को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में गलत बताना है, तो 25 अप्रैल से लेकर 26 जून 1945 तक जब भारत को आज़ादी मिली उसके 2 साल पहले, ठीक है, तब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो पहला बिल्कुल सही है। जून को 50 भाग लेने वाले देशों के द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे, 26 जून को। कितने, 50 देशों द्वारा ये
डेटा याद रखिएगा। एंड थर्ड कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर 28 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ था। तो इसका तीसरा गलत है, क्योंकि 28 नहीं, ये हो जाएगा 24 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। और चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, ये भी करेक्ट है। इसका सिर्फ गलत है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सौर मंडल मतलब कि सोलर सिस्टम के बारे में क्या सही नहीं है। पहला कह रहा है कि सौर प्रणाली शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग कब था, 1704 से आज तक माना जाता है। तो पहला सही है कि जो सौर प्रणाली है मतलब कि जो सोलर सिस्टम है, इस शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 1704 से आज तक माना जाता है। दूसरा कह रहा है कि समोस के अरिस्टार्कस के एक प्राचीन ग्रीक खगोलविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने पहला ऐसा ज्ञात मॉडल प्रस्तुत किया जिसने पृथ्वी को ज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था। तो इसका ऑप्शन भी गलत है। थर्ड कह रहा है कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल अंततः कॉपरनिकस के काम के प्रकाशन तक परिपक्व हो जाता है जिसमें सूर्य ग्रह परिवार पर शासन करता है। तो इसका सी भी सही है, इसका केवल गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि समोस के अरिस्टार्कस एक प्राचीन ग्रीक खगोलविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने पहला ऐसा ज्ञात मॉडल प्रस्तुत किया जिसने सूर्य को ज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था। और यूनानी विद्वान अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है और जो सूर्य है वो उसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसी के विरोध में 1543 में हेलियोसेंट्रिक मॉडल कॉपरनिकस के द्वारा दिया जाता है और इसमें बताया जाता है कि सूर्य क्या है, वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। और हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के अंतर्गत जोहान्स केपलर, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने भी योगदान दिया है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कॉपरनिकस वर्क, मतलब कि जो कॉपरनिकस ने काम किया था उसका शीर्षक क्या था, तो वो हो जाएगा ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर्स, मतलब कि जो सेलेस्टियल क्षेत्र है उनकी क्रांति पर। ये था कॉपरनिकस के काम का शीर्षक। कॉपरनिकस ने 1543 में टॉलमी के भू केंद्रित मॉडल की आलोचना की और आलोचना करते हुए हेलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रकाशन किया था और इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में मानकर इस खगोलीय मॉडल की व्याख्या की थी। नेक्स्ट है मोड़दार पर्वतों की परिभाषा के बारे में कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि जो मोड़दार पर्वत होते हैं वो तब बनते हैं जब पृथ्वी की परत को ले जाने वाली दो बड़ी प्लेटें धीरे धीरे टकराती हैं और संपीड़ित होती हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, जैसे कि दो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं और संपीड़ित होती हैं तो बनते हैं मोड़दार पर्वत। ठीक है, और जब इस प्लेट के परिणाम स्वरूप एक प्लेट धीरे धीरे मुड़ता है और सिकुड़ता जाता है तब भी मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। थर्ड कह रहा है कि मोड़दार पर्वत को सबसे पुराने पहाड़ों में समूहीकृत किया जाता है। नहीं, इसका ऑप्शन सी गलत है क्योंकि सबसे पुराने पहाड़ों में नहीं समूहीकृत किया गया था फोल्ड माउंटेन्स को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। डी कह रहा है कि मोड़दार पर्वत मतलब कि फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब पृथ्वी की परत को ले जाने वाली दो बड़ी प्लेटें धीरे धीरे टकराती हैं और संपीड़ित होती हैं, मतलब कि कंप्रेस होती हैं एक दूसरे में। ठीक है, सिकुड़ती हैं या संपीड़ित होती हैं। और जब इस प्लेट के परिणाम स्वरूप एक प्लेट धीरे धीरे मुड़ता है तथा सिकुड़ता है तब बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो इसका डी भी सही है, इसका केवल सी गलत है। और मोड़दार पर्वतों में सबसे पुराने पहाड़ों में लॉरेशियन पर्वत है, अरावली है, अल्गोनियन है। लेकिन जो विश्व के सबसे पुराने पर्वत की बात करें तो वो मोड़दार पर्वत नहीं है। ठीक है, विश्व के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? बारबटन मखोंजवा पर्वत जो कि साउथ अफ्रीका में है, हैमर्सले रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, जिन्हें हम ब्लैक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ना कि फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ना तो टेलर ने 1910 में और ना ही वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव या फिर बहाव शब्द का प्रयोग किया था। पहला बिल्कुल करेक्ट है, वेगनर को महाद्वीपीय बहाव या फिर महाद्वीपीय विस्थापन का जनक माना जाता है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि सबसे पहले एंटोनियो श्नीडर ने 1858 में प्रवाह शब्द का प्रयोग किया था और टेलर ने 1910 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का पहला प्रयास किया, लेकिन इसका सफल प्रयास किया जाता है वेगनर के द्वारा 1912 में। नेक्स्ट है अभिवहन के बारे में कौन सा गलत है? यह अभिवाह के समान होता है, बिल्कुल सही है। यह एक वॉल्यूम के पक्ष के बजाय एक बिंदु पर भी होता है, तो दूसरा भी सही है।
थर्ड कह रहा है कि जब एक संपत्ति प्रवाह के साथ चलती है तो इसका अभिवहन होता है, तो इसका सी भी सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है हीट बजट मतलब कि ताप बजट के बारे में कौन सा सही है। महासागर तापमान की आकाशीय और कालिक भिन्नताएं, धाराओं द्वारा ऊष्मा के अंतरण, सौर ऊर्जा का अवशोषण और वाष्पीकरण से हानि, ये इत्यादि के संकेतक हैं, तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जो तापमान भिन्नता होती है इनका आकार और स्वरूप जल निकाय में या उसमें बाहर निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह या परिवहन की निवल दर पर निर्भर करता है, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि बादल पृथ्वी से उत्सर्जित गर्मी को अवशोषित नहीं करते, गलत है, ये अवशोषित करते हैं, तो इसका सी गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट है समान वर्षा की रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे आइसोहाइट। और समान ताप को दर्शाने वाली रेखा को आइसोथर्म, समोच्च रेखा या फिर कंटूर के किसे कहते हैं, तो ये हो जाएंगी समान ऊंचाई के बिंदुओं को आपस में जोड़ती हुई मानचित्र पर खींची गई समोच्च रेखा ही कंटूर कहलाती है। आइसोफ्लेट किसे कहते हैं, तो एक ऐसी रेखा जो कि मानचित्र पर उन सभी स्थानों को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान समान होता है, जैसे कि समवर्षा रेखाएं, समदाब रेखाएं तथा समताप रेखाएं। तो समान दबाव के बिंदु मैप लाइनों से जुड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं हम आइसोबार। और समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समताप मतलब कि आइसोथर्म कहते हैं। विशाल शिवालिक नदी को विभिन्न मुख्य प्रणालियों में बांटा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गंगा और इसकी हिमालयी सहायक नदियाँ करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सिंध और इसकी सहायक नदियाँ, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी हिमालयी सहायक नदियाँ, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं है। नदियों और उनकी उत्पत्ति के बारे में कौन सा गलत है। झेलम नदी शेषनाग से निकलती है, पहला सही है। हिमाचल प्रदेश में बंगाल बेसिन के पहाड़ों से ब्यास नदी निकलती है, नहीं, इसका ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि झेलम नदी की बात करें तो ये पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। चेनाब नदी की बात करें तो यह सिंधु की विशालतम ट्रिब्यूटरी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। और यह नदी लाहौल में बाड़ा लाचला पास के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। और ये दोनों ही केलांग के पास कहाँ पे, तंडी में मिलती हैं, चंद्र और भागा नदी। और यदि हम बात करें ब्यास नदी की, तो ये निकलती है रोहतांग पास के समीप व्यास कुंड से। और यह सतलज की ट्रिब्यूटरी है, जो कि कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान में सतलज से मिलती है। नेक्स्ट है भारत की आबादी की उच्च वृद्धि दर की विशेषता है। 2011 में जनसंख्या के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है। तो भारत की कुल आबादी 1210.19 लाख है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार था, तो पहला सही है। यह दुनिया की कुल आबादी का 17.5% है, बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है कि भारत की आबादी अपने क्षेत्र की तुलना में 7.29 गुना है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा सिक्किम, तो इसका बी नहीं, इसका होगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है भारत में आबादी और क्षेत्र के वितरण के असंतुलन से बड़ी समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि निम्न जीवन स्तर, भूख और रोग, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। भारत में घटते वन्य जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। वनाच्छादन के सिकुड़ने के कारण वन्य जीवन घट रहा है और वन्य जीव के निरंतर शिकार के कारण भी, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है निर्वाह अनाज की खेती को परिभाषित करना है, तो कृषि पशु और मानव शक्ति की सहायता से जो छोटी भू ज्योतों पर खेती की जाती है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। मतलब कि एक व्यक्ति अपने निर्वाह के लिए अनाज उगा पा रहा है, तो वो हो जाएगी निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है कह रहा है कि संघीय संरचना भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत में अपनाई गई है संघीय शासन प्रणाली। तो इसी शासन प्रणाली के बारे में बताना है कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि जब ब्रिटिश रूल था उसके तहत ब्रिटिश भारत ने खुद को 1861, 1909 और 1919 तथा 1935 में पारित
विभिन्न एक्ट के माध्यम से संघीय प्रणाली में विकसित किया था, तो पहला करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि संविधान सभा एकजुट प्रकार की सरकार में वापस नहीं जा सकी, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि धर्म, जाति, भाषा, संस्कृत इत्यादि में विविधता ने कुछ प्रकार की संघीय व्यवस्था के अलावा कुछ भी मांग नहीं की थी, तो इसका तीसरा भी सही है। एंड फोर्थ कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 में यह प्रावधान था कि भारत को 1947 के बाद संघीय प्रणाली को अपनाना है नहीं, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यह आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संघीय संरचना कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो ये है अमेरिकी संविधान से प्रेरित। बोलीविया में 2000 में प्रसिद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान बोलीविया के राष्ट्रपति थे ह्यूगो बेंजर। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नेपाल में संविधान विधान सभा चुनाव 2008 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, तो ये हो जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे माओइस्ट पार्टी भी कहते हैं। गांव मतलब कि ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किसके रूप में वर्णित है, तो ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन दिया है। पहला कह रहा है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई है, करेक्ट है। संविधान में 2 नई अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी, 11वीं तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 5 साल में एक बार पंचायत तथा नगर पालिकाओं के लिए अनिवार्य चुनाव है, तो इसका सी भी करेक्ट है। इसके सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिकों को राजनीतिक पार्टी के गठन का अधिकार देता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 गा कहता है कि नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है लोकसभा के व्यवधान के कारण नष्ट हुए बेमेल समय कौन सा है, तो पहली लोकसभा ये हो जाएगा 358 आवर्स 43 मिनट, पहला तो सही है। और दूसरी लोकसभा के समय की बात करें तो ये हो जाएगा 144 आवर्स 5 मिनट। एंड थर्ड कह रहा है कि 324 आवर्स एंड 0.1 मिनट। और फोर्थ कह रहा है कि चौथी लोकसभा का समय क्या था, 350 आवर्स 0.43 मिनट, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से किसको छोड़कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, तो ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं कराता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का चुनाव होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसका वर्णन है आर्टिकल 243 में। नेक्स्ट है भारत में चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनाव के अधिकार, दिशा तथा नियंत्रण से संबंधित है, ये भी सही है। एंड फोर्थ कह रहा है कि लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव जो होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, तो इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, तो मूलतः थे 395। और संविधान में भाग कितने थे, 22। और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। ये मूलतः थी, अभी कितनी है, अभी कितनी है, अभी हैं 12 अनुसूचियाँ, लेकिन अभी भी इसमें 395 आर्टिकल ही हैं। जो 470 है ये उनके क्लॉज हैं जो नए जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सीनेट। संविधान सभा की पहली बैठक ये होती है 9 दिसंबर 1946 और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे, तो वो चुने गए थे प्रांतीय असेंबली के द्वारा। लोकसभा संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल। राष्ट्र मतलब कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एक अंतर सरकारी संगठन है जो ज़्यादातर ब्रिटिश उपनिवेशों के पूर्व क्षेत्र हैं। तो जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है इसमें भारत की सदस्यता के संबंध में भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। और राष्ट्रमंडल ये 56 देशों का संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र हैं। इसकी स्थापना होती है 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा।
नेक्स्ट है संसद की शक्तियों के बारे में कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि संसद भारतीय भूभाग के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और राज्य के विधानमंडल राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित न किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने के लिए अनन्य शक्ति भी है, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है उसके बेहतर प्रशासन के लिए किसी अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने के लिए भी संसद कानून बना सकती है, तो इसका तीसरा भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है नहीं, तो इसका ऑप्शन डी गलत है। इस आधार पर यह अवैध नहीं माना जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद की गलत विशेषता कौन सी है। पहला कह रहा है कि यह द्विसदनीय विधायिका है, ये तो करेक्ट है। यह एक राष्ट्र स्तरीय बहस मंच भी है, ये भी सही है। यह राज्य के सरकारी कार्यकलापों और मुद्दों के संबंध में सूचना के एक साधन की भूमिका निभाती है, तो इसका तीसरा भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद की सहमति के बिना कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते कानून, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट है संसद के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, तो निम्नलिखित में से किसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है। पहला कह रहा है कि स्थगन। स्थगन का अर्थ क्या है कि संसद की बैठक या कार्यवाहियों का एक समय से सदन की पुनः बैठक के लिए निर्दिष्ट दूसरे समय तक स्थगन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सत्रावसान का अर्थ क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सत्र का समापन नहीं, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। एंड थर्ड कह रहा है कि सदन के विघटन या फिर भंग होने का क्या अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा या 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति होना ही विघटन या भंग कहलाता है, तो इसका सी सही है। इसका गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि सत्रावसान का अर्थ है कि सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि जो सदन के सत्र है उसे भी समाप्त किया जा सकता है, और सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और सत्रावसान तथा पुनः बैठक होने तक के समय को ही हम अवकाश कहते हैं। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो यह है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 के अनुसार कौन किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारतीय भूभाग के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा राज्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा भारतीय नागरिक की शक्ति का प्रमुख स्रोत है, तो ये हो जाएगा भाग 3, ये है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का यदि हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय जा सकता है व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और उसका प्रावधान बेमेल है, तो पहला कह रहा है कि आर्टिकल 23 ये मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का निषेध करता है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि आर्टिकल 25 ये विवेक तथा स्वतंत्र व्यवसाय की स्वतंत्रता, धर्म अपनाना तथा उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है, 25 सही है। थर्ड कह रहा है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने की आज़ादी है, नहीं, इसका ऑप्शन सी ही गलत है। एंड 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 26 के अंतर्गत है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदाय को है। ठीक है, तो 26 एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे धार्मिक संप्रदाय के लिए है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का गलत समावेश है, तो इसमें आश्रय का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, त्वरित परीक्षण का अधिकार है, लेकिन निजी अस्पताल में समय पर चिकित्सीय उपचार का अधिकार नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 359।